नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को मतदान संपन्न हो चुके हैं और 10 मार्च को मतगणना होनी है, जिसके बाद सभी के सामने परिणाम आ जाएंगे और नई सरकार का गठन होगा। वहीं नई सरकार से उत्तराखंड के लोगों को खासा उम्मीदें हैं। ऐसे में नई सरकार के गठन के साथ ही नए मुख्यमंत्री के सामने कई चुनौतियां भी खड़ी होने जा रही हैं और इन चुनौतियों से निपटना बड़ी परेशानी का सबब भी बन सकता है। दरअसल राज्य पर कर्ज, पलायन, बेरोजगारी, विकास सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे नई सरकार को निपटने में जद्दोजहद करनी पड़ेगी। उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था कर्ज के ईंधन से ही चल रही है। वहीं रिपोर्ट की माने तो 31 मार्च 2020 तक उत्तराखंड सरकार 65,922 करोड़ रुपए के कर्ज के तले दब चुकी थी। पिछले 5 सालों में कर्ज का यह ग्राफ लगातार बढ़ा है। वहीं दूसरी चुनौती यह है कि प्रदेश में 8,42,000 बेरोजगार पंजीकृत हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट भी राज्य में बेरोजगारी और रोजगार के कम मौके होने की तस्दीक कर रही है। प्रदेश में 9% नौकरी योग्य ग्रेजुएट युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। शहरी इलाकों में 4.3%, जबकि ग्रामीण इलाकों में 4% बेरोजगारी की दर है। उत्तराखंड में रोजगार और श्रम भागीदारी दर देश में सबसे कम है। CMIE के अनुसार दिसंबर तक उत्तराखंड में रोजगारी दर 30.43% थी। यह राष्ट्रीय औसत 37% से काफी कम है और देश में सबसे नीचे है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां ही उसकी विषमताओं की प्रमुख वजह है। सड़कों की कमी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाओं का अभाव, बेरोजगारी और गरीबी के चलते साल दर साल दशकों से पहाड़ी लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। वहीं हर बार चुनाव में ये वादा किया जाता है कि पहाड़ों पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, रोजगार सहित हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। बढ़ती महंगाई ने भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि लोग महंगाई की मार से परेशान हैं। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को मतदान संपन्न हो चुके हैं और 10 मार्च को रिजल्ट आने हैं, जिसके बाद नई सरकार का गठन होगा। वहीं नई सरकार से उत्तराखंड के लोगों को खासा उम्मीदें हैं। ऐसे में नई सरकार के गठन के साथ ही नए मुख्यमंत्री के सामने कई चुनौतियां भी खड़ी होने जा रही हैं। दरअसल राज्य पर कर्ज, पलायन, बेरोजगारी, विकास सहित कई मुद्दे ऐसे हैं जिनसे नई सरकार को निपटने में जद्दोजहद करनी पड़ेगी। उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था कर्ज के ईंधन से ही चल रही है। रिपोर्ट की माने तो 31 मार्च 2020 तक उत्तराखंड सरकार पर 65,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज था, तो वो अब एक साल में बढ़कर और भी ज्यादा हो गया होगा। तो कर्ज से निपटना एक बड़ी मुसीबत का सबब हो सकता है। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जिनमें पलायन एक बड़ी समस्या है। यहाँ का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, सड़कों की कमी यहाँ पर है, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी यहाँ पर है। ऐसे में विकास का भी एक बड़ा मुद्दा है। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। फिलहाल दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। डीके पाल जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से, और सुशील त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। थोड़ी ही देर में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। शुरुआत सुशील जी आप ही के साथ करना चाहेंगे। आप तो भली भांति जानते होंगे सर कि उत्तराखंड के सामने क्या क्या समस्याएं हैं। इसमें कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या है। हम पिछले साल की अगर बात करें तो तभी कर्ज का ग्राफ इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था, तो इस साल बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गया होगा। नई सरकार के सामने समस्याएं बहुत आने वाली हैं। सुशील जी, आपने कहा है कि उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ लगातार आपदा आने के कारण महाराष्ट्र जिसको हम कंटिन्यू करते हैं वो उस आपदा के कारण ब्रेक होता है और हमको बार बार राज्य में एक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य पर एक कर्ज का बोझ बढ़ता ही जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्राथमिकता के आधार पर विकास के जिन कार्यों को गति दी थी, हमारे सामने चुनौती होगी उसको तेज करने की। हमने जो कोविड के कारण यहाँ स्वास्थ्य सिस्टम को अपग्रेड किया था, हमने जो अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे उनमें सुविधाओं का इजाफा किया था,
उसको निरंतरता देने का हमारे सामने चुनौती होगी। हमने शिक्षा के क्षेत्र में जो अध्यापकों की कमी थी पहाड़ के पर्वतीय क्षेत्र के दुर्गम स्थितियों में, हमको वहां अस्थायित्व देने का काम अध्यापकों का ये चुनौती होगी। हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो हमने जो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए थे उत्तराखंड के नौजवान भाई और बहनों को, उसको और तेज गति से करने की चुनौती होगी। और निश्चित रूप से इस राज्य में संसाधन एक सीमित संसाधन है। उस सीमित संसाधनों के आधार पर अपने राजस्व को बढ़ाकर राज्य पर जो कर्ज का बोझ है उसको कम करने की हम चुनौती स्वीकार करते हैं और उसको जनता पर किसी अतिरिक्त बोझ न डालते हुए उस कर्ज को भी कम करने का हम प्रयास करेंगे। चलिए, रोड मैप आपका क्या होगा इस बारे में हम चर्चा करेंगे। एक रिएक्शन हम डी के पाल जी से समय ले लेते हैं। डी के पाल जी, आम आदमी पार्टी हालांकि जीत दर्ज करेगी या नहीं करेगी ये तो बड़ा संशय का विषय है, लेकिन आप लोगों ने बड़ा ये वादा और दावा किया था कि उत्तराखंड की पूरी तस्वीर बदल देंगे। किस रोड मैप के तहत आप तस्वीर बदलने जाएंगे? 65,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है इस समय उत्तराखंड पर, और अब तो ये आंकड़ा बढ़ और गया होगा। देखिए पल्लवी जी, पिछले 25 सालों से जब से ये उत्तराखंड की मांग लेकर के प्रश्न 1995 की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। 94 में गोली चलाई, कांग्रेस के भी लोगों ने गोली चलाई और तमाम भारतीय जनता पार्टी के भी 3 नेता इसका विरोध करते रहे उत्तराखंड बनाने का। तो कुछ नेताओं की बदौलत, राज्य आंदोलन कार्यों की बदौलत और 42 शहादतों की बदौलत 8 नवंबर 2000 को इस राज्य का निर्माण हुआ। हाँ, जो सरकार सत्ता में रहती है देश में, निश्चित रूप से वही उसका लोकसभा के अंदर प्रस्ताव लाती है और वही उस पर मोहर लगाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की उस समय सरकार थी, वो उस समय आप जो है ना राज्य अपना राज्य का निर्माण तो राज्य आंदोलन का भी किया, लेकिन घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने अल्पकालिक रूप से 2 साल का जो मौका भारतीय जनता पार्टी को मिला वो बहुत महत्वपूर्ण था इस राज्य के लिए, इस राज्य की तमाम व्यवस्थाओं पर नीतियां बनाने के लिए। चाहे वो जिस वजह से इस राज्य की मांग हुई थी कि पहाड़ के अंदर हमारे पास में तमाम पलायन जारी है क्योंकि रोजगार की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था बिल्कुल शून्य थी तब भी, और शिक्षा की व्यवस्था कम थी। कहीं कहीं 20-20 किलोमीटर तक बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था, गाड़ी गधे से निकल के जाना पड़ता था, चिड़िया से जाना पड़ता था। तो इसलिए उत्तराखंड की मांग हुई, राज्य आंदोलन हुआ, राज्य आंदोलनकारियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। शादी भी जिसमें 2 बहनों ने, हंसा दनाई और बेलमती चौहान ने सीने पर गोली खाई, शायद ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के लोग भी जानते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जब 2 पहले साल थे जिसमें नित्यानंद स्वामी जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बने, वो बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि उस समय डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में थी। यहाँ उत्तराखंड में आप अल्पकालीन सरकार के रूप में थे और देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 2002 तक रही, जिसके कारण इस राज्य के अंदर तमाम नीतियों को स्टैब्लिश किया जा सकता था। मजबूती के साथ में राज्य का एक विस्तार, एक नीतियां जिस पर हम जिसके तड़प रहे थे, यानी स्वास्थ्य पर नीतियां, स्वास्थ्य को कैसे दुरुस्त कर सके, शिक्षा को कैसे दुरुस्त कर सके, जवानों को जो पलायन जारी था उसको दस्तूर जो बहुत तेजी से जारी था उस समय पर, उसको वापस कैसे कर सके, हमारी जो पहाड़ की जो खूबसूरती है, जो इसकी हमारी उपलब्धियां हैं, हमारे 4 धाम को हम कैसे विस्तारित कर सके उससे, और हमारी जो जड़ी बूटियां, हमारे तमाम किसानी उस समय तो हुआ करती थी, आज 20% भी नहीं रह गई, तो उस किसानी को हम कैसे प्रबल कर सके, कैसे किसानों के हाथ कैसे मजबूत कर सके, उनके खेतों की तारबाड़ी हम कैसे कर सके, जंगली संरक्षण कैसे बचा सके, ये तमाम सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी की 2 साल की सरकार पर खड़े होते हैं। और अगर उस समय पर हर विषय पर, हर चीज पर नीतियां बन गई होती तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें तो कांग्रेस पर भी लागू होती है ना डी के पाल जी, अकेली भारतीय जनता पार्टी कैसे जिम्मेवार हुई? अगले 5 साल 2007 तक जो इस राज्य के अंदर बार प्रारंभ हुई और मुख्यमंत्री बनाया, लोग तो तारीफ करते हैं तो विश्वव्यापी थे, ये थे स्वर्गीय सांसद तिवारी, तब उनके बारे में क्या कहना। 7 साल में केवल इंडस्ट्री पर कैसे जो पैसा आया था हम कर सके,
जो एक दबाव पर दोबारा आपका फोन पैच करवा लेते हैं सर, आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है, ब्रेक होकर आ रही है, तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि आप बोल क्या रहे हैं। एक बार फिर से आपका फोन पैच करवा लेते हैं। तब तक सुशील जी आपका ही मैं रुक करना चाहूंगी। सर, आप रोजगार के बारे में कह रहे थे कि हमने रोजगार के अवसर पैदा किए। आपको दर पता है बेरोजगारी की उत्तराखंड में क्या है? और आपके यहाँ के कितने इतने फीसदी युवा हैं जो ग्रेजुएट हैं और रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं? तो कहाँ से ये नौकरियां पैदा हुई हैं और कब हुई, और आखिर रोजगार की जो ये दर है बेरोजगारी की वो इतनी ऊपर कैसे है फिर? मेरी आवाज मिल रही है सुशील जी आपको? नहीं, आवाज कट गई है पल्लवी जी आपकी। अभी आवाज मिल रही है सर आपको? मैं आवाज कट गई। ठीक है, आपका फोन पैच करवा लेते हैं सर दोबारा। एक बार फिर से दोनों मेहमानों का फोन पैच करवा लेते हैं, उनको आवाज नहीं मिल रही है। तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस समय उत्तराखंड के सामने ऐसी कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जो मुंह बाए खड़ी हैं और आने वाली सरकार के लिए बड़ी परेशानी का सबब भी हो सकता है। तो इनमें आपको हम जानकारी दे दें कि सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और कर्ज है। देखिए, कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर अपनी सरकार बनाएगी। हम इसे इफ एंड बट में नहीं मानते हैं। हमारा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में इस बार सरकार बनाने जा रही है। और जहाँ तक आपने महंगाई की और जो ऋण इस प्रदेश के ऊपर है, प्रदेश सरकार के ऊपर है, उसकी आपने बात करी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि महंगाई को कम करने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए हम जो है हम लोगों ने संकल्प लिया हुआ है। और हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें हम सबसे पहले जनता को कुछ चीज़ों पे राहत देंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि गैस के सिलेंडर पे जो हमने वादा किया है कि 500 रुपये से कम का हम गैस सिलेंडर देंगे, उस पर वो हमारा जो संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे। इसी प्रकार से हमारी जो बात है कि हम 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपये प्रति वर्ष देंगे, उसको अभी हमने संकल्प लिया हुआ है, वो भी हम करेंगे। और भी अन्य काम हैं जिनमें आगे आते हुए जो है करने में समय लगेगा। लेकिन बेरोजगारी, महंगाई और पलायन को रोकने के लिए हम एक वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पलायन है, तो हम ये चाहेंगे कि वाइल्ड लाइफ एक्ट यहाँ पर एक आए और जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून में जिसका मुख्यालय है, उसके लोगों से संपर्क कर उस विभाग से संपर्क कर उस डिपार्टमेंट से संपर्क कर हम कोई ऐसा रोड मैप तैयार करें जिससे जो सुअर और बंदर और लंगूर जो खेती के ऊपर हमला करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, उनको हम किसी तरीके से उसका कोई ऐसा रोड मैप बनाए कि जिससे इन जंगली जो जानवर हैं इनका वहाँ पर आतंक जो है वो समाप्त हो। क्योंकि यही मुख्य कारण, क्योंकि खेती बाड़ी भी नहीं होती है, तो यही मुख्य कारण बनता है पलायन का। इस पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने विगत 5 वर्षों में जो भी काम किए हैं, जो भी मोदी सरकार की नीतियां रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी प्रपोजल्स प्लान बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए, उसके आधार पर उत्तराखंड में 4 धाम ऑल वेदर रोड का 12,000 करोड़ का काम हो रहा है, जिससे सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्मूथ करने में बहुत ही मदद मिल रही है। और इसका लाभ जो है पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के क्षेत्र में नई इंडस्ट्री इसके कारण आएगी। रेल यातायात को भी सुदृढ़ करने के लिए और पर्वतीय क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम जोरों पर है। स्टेशंस बन रहे हैं, रेल लाइनें पड़ रही हैं, काम सबके सामने दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ही बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन का निर्माण भी प्रारंभ हो रहा है और काम तीव्र गति से चल रहा है। इन्हीं सब नीतियों के कारण और जो भी मोदी सरकार की नीतियां रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उससे स्टेट लाभान्वित हुआ है। यूँ तो पिछले 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड के प्रति जो संवेदनशील, उदार और विराट हृदय रहा है, उसकी वानगी जो है आप यहाँ से देख सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के संघर्ष और शहादत को अगर किसी ने सम्मान दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनडीए की सरकार ने दिया और विपरीत परिस्थितियों में अलग उत्तराखंड राज्य बनाया। उसके बाद अटल जी के कार्यकाल में विशेष राज्य का दर्जा, विशेष औद्योगिक पैकेज आदि मिला। नरेंद्र तिवारी जी यद्यपि कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने ये सब कुछ न देखते हुए समभाव, समान भाव से समान दृष्टि रखते हुए वर्णावत पर्वत की त्रासदी से उबरने के लिए 250 करोड़ रुपए नरेंद्र तिवारी जी की सरकार को दिया।
मोदी सरकार के काम हम सब के समक्ष हैं और किस तरह से माननीय मोदी जी की भाजपा सरकार एनडीए गवर्नमेंट उत्तराखंड के अंदर विराट हृदय के साथ जो है, कहीं अजीत डोभाल जी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाना, कहीं खुलवे जी को पीएमओ में अटैच करना, कहीं मसूरी के अनिल भट्ट जी को जो है डीजीएमओ बनाना, उसके साथ ही चेयरमैन साहब जो लोहानी जी को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनाना, आदि इत्यादि ऐसे दर्जनों नाम उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड मूल के, जिनको सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी योग्यताओं के आधार पर राष्ट्रीय फलक पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। इन्हीं सब नीतियों के कारण जो है आज उत्तराखंड का जनमानस एक बार पुनः जनादेश का आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। एक और मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरपी रतूड़ी जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आरपी रतूड़ी जी, स्वागत है आपका ईएनपी न्यूज पर। सर, बाकी मेहमानों से आपका परिचय करवा देती हूँ। डीके पाल जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और सुशील त्यागी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। तो रतूड़ी साहब, हम चर्चा कर रहे थे कि अब नई सरकार का जो गठन होगा 10 मार्च के बाद, तो उस नई सरकार की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। उत्तराखंड में कई बड़ी समस्याएं हैं जो सरकार को निपटानी पड़ेंगी। हाँ, निश्चित तौर पर पल्लवी जी, चिंता का विषय तो है, क्यों नहीं है। हर सरकार को चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल। सरकार बनती है पब्लिक के भले के लिए, पब्लिक के हितों के लिए, पब्लिक के लाभ के लिए, कि पब्लिक को क्या हम उनको सुविधाएं दे सकते हैं, ये जरूरी है, सरकार का काम है। और जिस तरह से हमारी सरकार 2002 में जब आई थी, उसके बाद आप जानते हैं उत्तराखंड में कितने उद्योग थे, कितने पॉलिटेक्निक थे, कितने आईटीआई थे, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे, कितने मेडिकल कॉलेज थे। तो माननीय नारायण दत्त तिवारी की लंबी सोच के कारण, उनकी अनुभव के कारण, हमको 96 ब्लॉक में पॉलिटेक्निक, 96 पॉलिटेक्निक, जो कांग्रेस का हमको योगदान टिहरी डैम है, मनेरी वैली है, छिब्रो है, डॉक्टर है, ये तमाम जो दान उसमें कांग्रेस की सरकार के पहले मिले हैं। ये हमारा काम, जो मेडिकल कॉलेज जिसमें उत्तराखंड का बच्चा 15,000 में अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर सकता, श्रीनगर और सुशीला तिवारी ऐसे दिए जिस प्रदेश में ये अलग होने का, क्योंकि मैं राज्य आंदोलनकारी भी हूँ, मैं जानता हूँ कि राज्य अलग होने का एक ही मकसद था कि विकास नहीं पहुंचता था। लेकिन राज्य बनने के बाद आज 10 मेडिकल कॉलेज है, हमारे 2 बड़े। तो सर, शुरुआत से लेकर अब तक जिस कर्ज में उत्तराखंड डूबता रहा और अभी भी डूब ही रहा है, ये किसकी देन है? ये मैं किसकी मानूं, कौन सी पार्टी की मानूं? आपकी देन मानूं या भारतीय जनता पार्टी की देन मानूं? देखिए पल्लवी जी, ये आंकड़े अगर आपके सामने हो कि हमारी सरकार के समय पर कितना कर्जा लिया गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पर कर्जा कितना लिया गया, तो अपने आप पता लग जाएगा कि कर्जे में डुबोने का काम किसने किया। आपके पास पूरे आंकड़े 2000 से लेके और 2022 तक के हो तो ज्यादा शायद आपको जानकारी हो जाएगी। जब 2017 में ये सरकार बनी थी, ये कहाँ पर पहुंचा गई हमको, कितना तनख्वाह लेने के लिए भी इन्होंने कर्ज बाजार से उठाने का काम किया। ये तो कांग्रेस कार्यकाल में नहीं हुआ कि कर्ज उठाने का काम किया, योजनागत के लिए, व्यवस्था के लिए, क्योंकि नया राज्य है, नवोदित राज्य है, इसके विकास के लिए हमको संसाधन तो जुटाने पड़ेंगे। पर ये अनुपातिक अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पता लगेगा कि किसके कार्यकाल में अधिक कर्ज उठाने का काम किया। चलिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूँ कि इस तरीके से कंपेयर करना चाहिए कि किसने कितना कर्ज लिया,
लेकिन घूम फिर कर बात तो वही आती है ना कि कर्ज के बोझ तले दबा है सर उत्तराखंड। चाहे आपने 1 रुपए का कर्ज लिया हो या 2 रुपए का लिया हो, और भले ही बीजेपी ने 20 रुपए का लिया हो, लेकिन कर्ज के तले तो उत्तराखंड दब गया ना। मार्च 2020 तक का आंकड़ा है सर, इतना ज्यादा कर्ज, 65,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है। और अब आप देख लीजिए कि 2022 आते आते तो कितना बढ़ गया होगा ये कर्ज। बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है। आपके कार्यकाल से शुरू होकर अब तक भी बेरोजगारी की दर बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। पलायन की समस्या आपके यहाँ, आपके कार्यकाल के समय में भी थी, अब भी है। तो इन समस्याओं से कभी निपटारा मिला ही नहीं, तो आने वाले समय की क्या उम्मीदें करें, नई सरकार से क्या उम्मीदें करें? देखिए पल्लवी जी, पलायन को रोकने के लिए जो हरीश रावत जी के कार्यकाल की योजना है, अगर वो आगे की सरकार उसको कंटिन्यू करती तो शायद उत्तराखंड का पलायन, जो उनकी सोच थी, मेरा गांव पे मेरा गांव, मेरी गाय, अपने खेतों में जो आज बंजर है, जिसको अभी हमारे भी कह रहे थे कि वहाँ बंदर और भालू ये खेती नहीं, उन्होंने उसको कहा था कि आप पेड़ लगाए, ऐसे पेड़ लगाए जो जिसका नुकसान जानवर न करते हो। 300 रुपए प्रति वर्ष उसका खर्चा सरकार उठाएगी। तो आज बंजर जमीन को पलायन, रिवर्स पलायन के लिए। दूसरा, उन्होंने गाय गधेरे पर पन विद्युत योजना की, जो जल विद्युत परियोजनाएं छोटी की बात की थी, हाँ। कि आप गंगा और यमुना पर तो आप बैन लगा सकते हैं, एनजीटी बैन लगा सकती है, लेकिन जो हमारे पहाड़ी गधेरे हैं, जो हमारे छोटे घास गधेरे, इन पर अगर जल विद्युत परियोजना हम विकसित करें तो स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिलेगा, और जब रोजगार मिलेगा तो पर्यटक भी आकर्षित होगा, क्योंकि झील बनेंगी, छोटी छोटी झील बनेंगी, तो व्यवस्था बढ़ेगी, पर्यटक, ये पलायन तो तभी रुकेगा। और बीजेपी के कार्यकाल का पलायन आयोग ही पलायन चल गया। ठीक है, देनी पड़ेगी ना कि आप योजना क्या दे रहे हैं। आज जो मनरेगा है उसकी बदौलत आज पलायन थोड़ा बहुत जो है रुका हुआ है, जिसे कभी नरेंद्र मोदी कहते थे कि ये इनका वो होगा, कब्र होगी, लेकिन आज वो कोरोना काल में अगर इस देश को बचाने का काम किया तो मनरेगा ने किया। सुशील त्यागी जी, आपकी तारीफों के पुल बांधे हैं सर, जवाब चाहिए आपका भी। जनता ने यही काम दिया था उनको कांग्रेस को। जी पल्लवी जी, आप बताइए। सर, आपने ये कहकर क्या इतिश्री कर ली कि जनता ने इनको यही काम दिया था? जो सवाल उन्होंने उठाए हैं उसका जवाब कौन देगा, या ये कहकर छोड़ देंगे कि वो तो विपक्ष में बैठे हैं, उनका काम ये पलायन वाली समस्या आपको वाकई में इतनी छोटी लगती है सुशील त्यागी जी? और क्या गलत कहा आरपी रतूड़ी जी ने कि पलायन आयोग ही पलायन कर गया, बताइए। और जी नहीं, रतूड़ी जी के कहने से कुछ नहीं होता। अगर हमको पलायन की चिंता थी इस उत्तराखंड में, उसके आयोग का गठन किया, उसकी रिपोर्ट आने वाली है, सरकार का कार्यकाल है, तो हमको चिंता थी तभी हमने किया। कब आएगी रिपोर्ट? रोजगार कब आनी है सर रिपोर्ट? सरकार के गठन के बाद रिपोर्ट आएगी उसकी। और आप श्योर हैं कि ये आपकी ही सरकार आने वाली है? नहीं, ये कौन सा भविष्यवाणी, कौन सा तोता बैठा था जिसने बताया आपको? 200% हमारे बूथ का जो कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करता है। सुनिए, अगर हम उस चर्चा पर जाएं ना, तो सुनिए मेरी बात सुशील त्यागी जी, आपके बूथ के कार्यकर्ताओं की हकीकत देख लीजिएगा। रायपुर विधानसभा सीट पर आपके बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया है, और आप बात कर रहे हैं कि हमारे बूथ के कार्यकर्ता। आपके खुद के विधायकों ने तो वीडियो वायरल कर करके कहा है सर कि हमें हराने के लिए इस बार साजिश रची गई, और आप कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। तो जो चीज भविष्य में है उसे भविष्य में रहने दीजिए। अभी हम मुख्य मुद्दों पर और मुख्य समस्याओं पर आ जाते हैं कि आखिर 10 साल के कार्यकाल में आप भी रहे तो क्यों नहीं ये चीजें सुधरी, और कितना समय लगेगा? पल्लवी जी, ये रिकॉर्ड पर है कि 10 साल तक हम अगर सरकार में रहे हैं, इस सरकार को जब भी, अब तो हमने 2 गुनी ताकत से उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने का काम किया है। कोविड जैसी विषम परिस्थितियों में स्वास्थ्य में जितना सुधार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, वह धरातल पर आपको दिखाई देता होगा। हमने कोविड की तीसरी लहर को भी
आपने देखा होगा जब इलेक्शन कमीशन ने बंदी से लगाकर चुनाव कराया, तब भी उत्तराखंड में कोविड को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की उस स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का परिणाम था। हमने अगर शिक्षा के क्षेत्र में यहां सुदूर क्षेत्रों में अध्यापक भेजने का काम किया, हमने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जो काम किया, अब इस राज्य में कोई सा ऐसा राज्य बताइए जहां कर्ज नहीं होगा। इसकी चिंता है। वित्तीय प्रबंधन की बारीकियों से हमको निपटने की सबसे बड़ी चुनौती होगी, लेकिन उसके साथ जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं और समस्याएं हैं, भारतीय जनता पार्टी अगली सरकार में उनको तेज गति से बढ़ाएगी। अगर हमको उत्तराखंड में करण प्रयाग में रेल पहुंचानी है तो उसके लिए जो शेयर है उत्तराखंड का वो देंगे। अगर हमको ऑल वेदर रोड के लिए कर्ज लेना है तो वो लेंगे। आखिर मूलभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ा और फिर करेंगे, महंगाई लेकिन बढ़ाकर इसके ज्यादा साथ भी टैक्स लगाकर जनता की जेब से उसे चुकाएंगे। आप देख रहे हैं नहीं, गैस नहीं, सिलेंडर जी के दाम कहाँ पहुंच रहे हैं सर। ये कर वसूली का काम ये तो कांग्रेस बताएगी। जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चुनाव में 1100 रुपए का सिलेंडर छत्तीसगढ़ में और यहाँ कहते हैं हम 500 रुपए का देंगे। पंजाब में इनकी सरकार थी, वहां क्यों नहीं कम किया? आप बताइए वहां कितना लोगों को, अगर पंजाब की राजस्थान की आप तुलना करें, वहां बेरोजगारी दर क्या है? आप उत्तराखंड में बड़ी बड़ी बात करते। मैंने पहले ही कहा था कि जनता ने विपक्ष को, कांग्रेस को जो काम दिया था, विपक्ष केवल आरोप लगाता है और भाग जाता है। आप 500 रुपए का सिलेंडर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं देते? आप 500 रुपए का सिलेंडर पंजाब में क्यों नहीं देते? जहां जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां का आपका विकास रिपोर्ट क्या है? इसलिए मैंने कहा था पल्लवी। चलिए ठीक है, बताइए डीके पाल जी। जिनको मौका मिला, अगर उनके मुख्यमंत्री जो 12 बोल रहा हूँ बार बार कि भारतीय जनता पार्टी के को जनता ने उत्साह दिया और वो इससे दिया था कि समझदारी के साथ राज्य के विकास के लिए राज्य के नौजवानों को रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के लिए नीतियां बनाएंगे। पानी पर यानी पानी पर योजना खड़ी करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, हमारी जड़बूटियों बिल्कुल एक सैंपलिंग करके उस पर प्लानिंग करके उसको पैकिंग करके बेचने का काम करेंगे, कि एक बाबा को फ्री में देने का काम करेंगे और तमाम ऐसी चीजों पर काम करेंगे। इससे जनता ने इस पर विश्वास किया। लेकिन केन प्रकार ये एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, अपना फेलियर कभी एक दूसरे को नहीं गिनवाएंगे, अपनी जो इन्होंने किया ही नहीं की बात नहीं करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ चीजें, आपने इस राज्य की 1,10,000 की संपत्ति अभी तक वापस नहीं दी। ट्रिपल इंजन की सरकार है आपकी। राज्य के पलायन आयोग की वो तो गया भाड़ में। आपके अधिकारी पहाड़ में चढ़ने के लिए तैयार नहीं है। कौन उनकी बाध्यता तय करेगा, कौन उनकी जिम्मेदारी तय करेगा कि भाई आप जिस परेशानी के साथ इस राज्य को लिया था, जिस कारणों से कि अधिकारी पर नहीं बैठते थे, सब देहरादून से, जब भी लखनऊ से ये सब काम चलाते थे। आज की डेट में भी हमारे कमिश्नर तक जो बड़ी में कमिश्नरी है, खाली बच्चे ग्राम रहती है, उसकी कमिश्नर साहब पीछे बैठते, इनकी जो क्रेडिबिलिटी है कौन तय करेगा? इसके हाथ से अधिकारी निकल गया है, नहीं ठेकेदार भी निकल गया है। जिस ठेकेदार से ठेका देते हैं सड़क बनाने का काम देने का, वो इनके पक्ष में नहीं है। अधिकारी इनकी बात नहीं सुनता है। ये इनके मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री बोलते हैं कि हमारे अधिकारी नहीं सुन रहा। अरे भाई, आप बात की सत्ता चला रहे हैं, जब आपका अधिकारी आपकी ही सुन रहे हैं, सत्ताधारियों की बात सुन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टियां इस राज्य को लूटने में कामयाब रही है। जब तक अधिकारी मान देता रहा तब तक तो अधिकारी इनकी बात सुनता था। आज अधिकारी के पास में भी कर्जे का पैसा आ रहा है, वो नहीं दे पा रहा है, तो आज इनको प्रॉब्लम हो रही है। भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार अगर कोई इस राज्य की फेलियर के लिए, इस राज्य के 65,000 करोड़ 72,000 करोड़ की कर्जदारी के लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जिम्मेदार है। कि ये माने चाहे न माने, सत्ता किसी की भी आए, लेकिन ये फैक्ट है कि राज्य बर्बादी की ओर गया है। को रोजगार नहीं आपको मिला है। पता तो होगा ही ना सर, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ डीके पाल जी। आपको मालूम तो होगा ना, कल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। ये फ्री 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 की जो राजनीति इस समय पूरे देश भर में चल रही है, इसी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आप ही लाते हैं ना ये सारी स्कीमें कि हम ये भी फ्री में दे देंगे, वो भी फ्री में दे देंगे। पर इनको लताड़ लगती है, 2
और उन्होंने पूछा है कि आपने राज्य के नौजवानों का जो राज्य आंदोलनकारियों का आसन था उसको उस पर क्यों नहीं आप अध्ययन लाए? क्यों नहीं क्या आप उस पर लाए? मुफ्त की चीजें बांटने से सर कोई राज्य मजबूत होता है? मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ। मान लीजिए आपकी सरकार बनती भी है 10 मार्च के बाद, तो सब कुछ मुफ्त में देने के बाद आप किस तरीके से राज्य को कर्ज से उबारेंगे या महंगाई बढ़ाएंगे? इस भ्रष्टाचार को अगर कम कर दिया, मैं आंकड़े लेकर आपके साथ में बैठी हूँ तो मुझको समय लगेगा आपको समझाने के, क्योंकि थोड़ी देर की आपकी डिबेट है। सरकार के हमारे जो आम आदमी पार्टी के नेता है, उन्होंने डिटेल में एक बात को मीडिया के सामने कहा है कि हम राज्य की हर चीज पर एक वैकल्पिक नहीं, व्यवस्थित योजना तैयार करेंगे। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की आवश्यकता है राज्य के लिए। हर श्रेणी पर, हर चीज पर नीतियां बनाने की आवश्यकता है, चाहे वो किसानों के संबंधित उनको सुविधा देने की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, इन पर नीतियां सबसे पहले विधानसभा में नीतियां बनाने की आवश्यकता है, फिर उनको क्रमबद्ध तरीके से करने की आवश्यकता है और ईमानदारी से करने की आवश्यकता है। हमारे पास 47,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट एक साल में आता है। हमारे विधायकों का बजट कहाँ से जाता है आज तक पता नहीं चला, और विधायक पूरा बजट भी इस्तेमाल नहीं करते अपने क्षेत्र के लिए। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। 70 विधायकों में से केवल 1 या 2 या 3 विधायक ऐसे हैं जो अपने जो उनको बजट मिलता है उसका वो यूज करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, उनका भी नहीं पता। लेकिन जब तक इस राज्य का मुख्यमंत्री सशक्त, कोई मजबूत कार्यशैली वाला नहीं होगा, तब तक कैबिनेट भी काम नहीं कर सकती, तब तक विधायक भी नहीं काम कर पाते। ठीक तो आगे रहा है इस राज्य में कि इसको नेता मजबूत नहीं मिला, तो नेता जिसको मुख्यमंत्री कहते हैं, अगर मुख्यमंत्री मिल गया होता तो इस राज्य की नीतियां बन गई होती। इसलिए हमने कहा है कि हम जो काम करेंगे ईमानदारी से करेंगे, और इस राज्य के अंदर जो कमी रह गई, नीतियों की कमी में की बात कर रहा हूँ, उन नीतियों को प्रगाढ़ तरीके से विधानसभा में बनाने का काम करेंगे। सत्ता में आएंगे तो तभी करेंगे, सत्ता में आएंगे तभी तो करेंगे ना। हम और फ्री इसलिए देंगे क्योंकि हम भ्रष्टाचार करके वहां से पैसा बचाएंगे तो देंगे। हम नीतियां बनाएंगे, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, हम उसमें से पैसा बचाएंगे, फ्री देंगे। फ्री का मतलब नहीं है। आपको लगता है कि अजय कोठियाल इतने मजबूत नेता हैं जो पूरे उत्तराखंड को संभाल सकते हैं? हरीश रावत का अनुभव भी उनके आगे कम है, आप ये मानते हैं? जी केदारनाथ, उस बात का के रूप में केदारनाथ की बात कहता हूँ। जब सरकार 1.5 साल नहीं कर पाई तो आदरणीय कर्नल कोठियाल जी को जिम्मेदारी सौंपी गई, और आपको पता है कितना बढ़िया परिणाम आए हैं। यही बात तो हम जनता से कहने में कामयाब हुए हैं। देखिए 10 तारीख के जो निर्णय आएंगे, प्रत्याशी आएंगे, इसलिए हमें उम्मीद है राज्य की जनता हमको चुनेगी, और चुनेगी तो राज्य विकास होगा, राज्य के नौकरियां मिलेगी, हम अपनी पेंशन पर वापस लेंगे, छोटी जल विद्युत परियोजनाएं लगेगी, राज्य किसान खुशहाली की ओर जाएगा, हम उसके क्षेत्र की तारबाड़ी करेंगे। तमाम ऐसे काम होंगे जो अभी तक 22 साल में नहीं हुए, तो उसमें चाहिए थे, इसलिए राज्य मांगा था, इसलिए राज्य के नौजवानों को रोजगार देने की बात 2000 से पहले की जाती थी। हमारा राज्य होगा। ठीक है सर, आरपी रतूड़ी जी से भी जवाब ले लेते हैं। आरपी रतूड़ी जी, ये मानना है आम आदमी पार्टी का कि हरीश रावत का अनुभव भी कम है कर्नल अजय कोठियाल के आगे, यानी कि आम आदमी पार्टी के पास इतनी बड़ी नीतियां हैं कि आपकी पार्टी अभी कुछ भी नहीं है, और इन नीतियों के सहारे ही अब उत्तराखंड को आगे ले जाया जा सकता है। उस बारे में मुझे ज्यादा नहीं कहना है, पता लग जाएगा 10 तारीख को किस की जमानत बच रही है। सब अगर 70 लगाए तो मेरे ख्याल से 70 की 70 जमानतें बच है। कोई एक कहीं हाजिरी मार ले तो ये बहुत इनके मुझे कोई चर्चा नहीं करनी। आम आदमी पार्टी का अगर मॉडल दिल्ली में ही सफल हो जाता, अरे मेरे आप पे तो 12 विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप है, आपके अभी एक पार्षद आम आदमी पार्टी के खुलेआम रिश्वत देते हुए ये भ्रष्टाचार की बात न करे, जो लोकायुक्त नहीं बना पाए 7 साल में दिल्ली में। क्या डर है भाई? आखिर डर वही है कि भ्रष्टाचार में जो सरकार आई लोकायुक्त के नाम पर है, वो लोकायुक्त नहीं बना पाई, क्या वजह है? दूसरा ये मॉडल की बात करते हैं भाई, उत्तराखंड के 44 लाख लोग दिल्ली में रहते हैं। जरा एक बताएं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कितने उत्तराखंडियों को टिकट दिया, कितने उत्तराखंडियों को राज्यसभा भेजा? अरे यहाँ पर लोग, ये उत्तराखंड है,
ये लूटने का अड्डा नहीं है। ये तो अभी बड़बोले बात कर रहे थे कि केदारनाथ, अरे केदारनाथ को रेख देख के काम में, अरे बजट तो राज्य सरकार ने दिया, हरीश रावत की सरकार ने बजट दिया। अगर बजट न देते तो कहाँ से प्रबंधन करते? ये तो मैनेजमेंट था, अच्छी बात है, मजदूरों ने काम किया, मैनेजमेंट कोठियाल साहब ने भी किया और लोग तमाम दुनिया भर के लोग लगे हुए थे। लेकिन आखिर उस सरकार की वाई क्यों नहीं होगी जिसने उसको बजट दिया उसको ठीक करने के लिए, जो सिस्टम पैदा किया, तो उसकी वाई नहीं होगी। उत्तराखंड की जनता उसकी तारीफ नहीं करेगी, केवल मैनेजमेंट की जिन्होंने देख रेख करी उनकी करेगी। ये गलतफहमी का इनको अगर है तो होने दो, अच्छी बात है, पर इनके बारे में मुझे बहुत लंबा नहीं कहना। 10 तारीख बहुत जल्दी आ रही है, शायद ही कोई जमानत बचा पाएगा। चलिए सर, हम अब मुद्दों के बारे में बात करते हैं। आर्यडी के पाल जी, हम मुद्दों के बारे में बात कर रहे थे सर। पुरानी पेंशन बहाली भी एक बड़ा मुद्दा है और आपको लग रहा है कि इस पर इतनी आसानी से सर्वसहमति बन जाएगी? मैं कहूँगा जिनकी सरकार बनी है, हमने राजस्थान में दे दिया, उत्तराखंड में हम इसको तुरंत जैसे सरकार बनेगी हम इसको लागू करेंगे। पुलिस ग्रेड पे निश्चित हमारे उस मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में है हमारे। चलिए ठीक है, बताइए, आपके रुक करूंगी मैं सुशील त्यागी जी। पुलिस ग्रेड पे, पुरानी पेंशन बहाली, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो इस बार जोर शोर से गूंजेंगे। नहीं, जो भी लोगों की समस्याएं हैं भारतीय जनता पार्टी उनका निवारण करेंगी। पुलिस ग्रेड पे पर तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और डीजीपी साहब ने आश्वस्त भी किया था, उसमें एक कमेटी का गठन भी किया था कि रिपोर्ट के आधार पे जो भी निकल कर आएगा उसको लागू करेंगे। ऐसा नहीं है, जो लोगों के मूल सुविधाओं के प्रश्न हैं उनको हल करने का सकारात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी। और हमने विकास की जिस सोच के साथ उत्तराखंड में यहाँ के मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया था, हम उसको बहुत तेजी से बढ़ाएंगे। 2025 तक उत्तराखंड को इस देश का सबसे सशक्त और समृद्ध राज्य बनाने का भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है, ये वादा वैसा ही तो नहीं है सर कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे? किसानों की आय जहां तक दोगुनी करने का काम है पल्लवी जी, हाँ। देखिए अभी मैं सभी प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था, आप उनको म्यूट करिए। मेरा कहना आपसे ये है, हमने जिस भाव के साथ, जिस निष्ठा और ईमानदारी के साथ किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया था, हमने प्रधानमंत्री योजना के तहत उनको 6,000 रुपए देते हैं। हमने 2022 में जब सरकार आएगी हम 1,000 रुपए अतिरिक्त देंगे। हमने उत्तराखंड के भाई और बहनों के लिए किसान समूह बनाकर उनके लिए एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट देने का काम शुरू किया है, उसको हम 2022 में देंगे। हमने उत्तराखंड के किसान भाइयों के लिए यहाँ का जो गन्ने का माल है वो समय पर उसका भुगतान हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। हम नई नई वैरायटी और बीज देकर यहाँ के जो किसानों की उत्पादन क्षमता है उनको बढ़ाने का काम करेंगे। हमने जी पल्लवी जी करेंगे और किया में चलिए ठीक है, बात पूरी हो जाने दीजिए एक बार रतूड़ी साहब सुशील जी की। बताइए सुशील जी। त्यागी साहब जरा 1 मिनट सुनिए। अगर आप ये कहते हैं कि हमने ये किया तो आप पर करेंगे में, अरे भाई किया क्यों नहीं, आप जरा इसका जवाब दे दीजिए। जी जी रतूड़ी जी, मैं देता हूँ आपको, ईमानदारी के साथ जवाब देता हूँ। बताइए सुशील जी। आपका ये कट गया, आपकी आवाज आ रही है सर? नहीं वो, लेकिन आप अरे तो आपकी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी मीठी आवाज है, बोलिए। नहीं मीठी, एक सेकंड में। अब इतने में तो सर आप जवाब ही दे देते हैं कि क्या क्या किया आपको। हाँ, मैं बताता, देखिए पल्लवी जी, मैं रतूड़ी जी साहब आपको दिखाना, आपको जब हम कहते हैं कि हमने यहाँ की रोड कनेक्टिविटी, इंटरनल स्टेट की रोड कनेक्टिविटी को किया है, हमने ऑल वेदर रोड बनाई है, हमने आप सुनिए रतूड़ी जी मेरी बात सुनिए, आपको दिखाई देता, आप क्या, हमने कोऑपरेटिव सेक्टर में जितना काम किया है रतूड़ी जी,
आपको वो दिखाई इसलिए नहीं देगा, वो जनता को दिखाई दे रहा है, उसका परिणाम है 10 मार्च को आपको दिखाई देगा। 10 तारीख जी 10 मार्च को आपको दिखाई देगा वो परिणाम। हमने धरातल पर ईमानदारी के साथ और हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर क्षेत्र में जो काम किया है उसकी सराहना उत्तराखंड की जनता ने की है और हमारे विकास के कार्यों पर मोहर भी लगाई है। वो आपको दिखाई देगा 10 तारीख को रतूड़ी जी। अब इसमें वो तो आपने बताया नहीं ना सर, एक एक काम जो आप कह रहे थे कि ये हमने सोचा है जो हम करेंगे, अब बताइए तो सही कि आपने क्या क्या किया। किसानों के बारे में हम बात कर रहे थे, उसी बारे में बात कर लेते हैं फिर। पल्लवी जी 6,000 रुपए आप एक बार में देते हैं क्या? उससे किसानों की आय दोगुनी हो गई क्या? किसानों की आय बढ़ाने का हमने जो संकल्प लिया था उसको हम पूरा कर रहे हैं। आपको दिखाई नहीं देता 6,000 रुपए प्रति माह हम देते हैं। उत्तराखंड के राज्य में रहने वाले किसान भाइयों के लिए हमने अलग से सेक्टर तय किए, जहां सेब की खेती हो सकती है उसको बढ़ावा देने का काम किया। हमने स्टोरेज खड़े किए, जो टमाटर की खेती करते थे वो नहीं जा पाती थी, उनको खड़ा करने का काम किया। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम किया, उनको रोजगार देने का काम किया। हमने युवाओं को अभी जो रोजगार दिए उसको और तेजी से बढ़ाने पर हम काम कर रहे हैं और राज्य के वित्तीय प्रबंधन को बेहतर करने का भी हमने प्रयास किया है। पल्लवी जी, सरकार ने 2 गुनी ताकत के साथ उत्तराखंड में विकास किया है। हमारा विकास का काम कांग्रेस को नहीं दिखाई देगा। सुनिए, राजनीतिक आप दलों एक का चीज काम गलत होता है बोल गए, एक लगाना। चीज गलत बोल गए सुशील जी, आप पल्लवी एक जी, चीज हमारा गलत विकास जानकारी का दे काम गए सर, उत्तराखंड भ्रमित की मत जनता कीजिए को ना हमारे दिखाई देता दर्शकों है। को। आपने कहा प्रति माह नहीं जाता है, 6,000 सालाना है एक किसान का। मैंने 500 रुपए प्रति माह कहा है। अरे सर, आपने 6,000 प्रति माह कहा, आप सुन लीजिएगा दोबारा। आपने 6,000 प्रति माह कहा तो मैं वही करेक्ट कर सिलेंडर तो रही हूँ। रतूड़ी जी, बीच में उस समय मैंने रोका नहीं आपको। रतूड़ी जी, आप 500 रुपए का सिलेंडर पंजाब में क्यों नहीं देते? आप छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं देते? बताइए ना आप। आपकी प्रियंका गांधी कहती है महिलाओं को स्वावलंबी और राजनीति में बढ़ावा देने का काम। कितने टिकट दिया आपने? चलिए ठीक है, डी के पाल जी। करके जितने झूठ हमारे त्यागी जी बोले, और मैं 4-5 सवाल करना चाहता हूँ। इन्होंने राज्य आंदोलनकारी 10% खेती आरक्षण को दिया क्या? दिया। इन्होंने गरीब व्यक्तियों के जो मांग करते आ रही है जन, उसको नियमित किया क्या? बिल्कुल नहीं किए। इन्होंने राज्य की 1,25,000 करोड़ रुपए की परिषद को यूपी से वापस लिया क्या? बिल्कुल लिया। क्या इन्होंने राज्य को जवान से जो वादा किया था कि उनको नहीं दे पाए, उनको 100% रोजगार देंगे, वो किस माध्यम से दिया है? जरा मुझसे ये भी समझना चाहता हूँ। क्या इन्होंने राज्य के जो हमारे जिनको ये उम्मीद थी कि इनके सांसद अपनी नीतियों से, इनके विधायक अपनी नीतियों से इनके खेतों की तारबाजी करेंगे, जानवर को रोका जा सके, फसलें खराब होने से बचाई जा सके, कौन सा ऐसा काम किया है? आपको अभी बोलना आसान है, लेकिन काम भारतीय जनता पार्टी अगर किसी होती तो डेफिनेटली झूठी के साथ में जनता इनके साथ 6 तारीख आप देख लीजिएगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये विफल हुए हैं। सरकार बनाने में इनकी भागीदारी है और राज्य में अगर अगर हम भ्रष्टाचार में नंबर 1 हुए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार के हुए। एक बात इनसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने राज्य की आज की व्यवस्था है जहाँ आज की कुछ बहनें राष्ट्रीय प्रसव हो जा रही है, उनके लिए इन्होंने क्या किया? अरे तो देहरादून में उन बहनों को आकर के उनको इलाज करते हैं। इन्होंने पहाड़ के अंदर ही हॉस्पिटल साफ सुविधाओं के साथ लेकर खड़े किए। ये इस बात को किसी कह रहे हैं कि हमारे स्कूल बंद होते जा रहे हैं, उनको कौन से इन्होंने स्कूल को बंद होने से बचा लिया। देखिए, कहे कुछ भी, लेकिन जनता इनको जवाब देगी, बताएगी कि 2022 का चुनाव 10 तारीख आने वाला है, उनकी बताएगी, क्योंकि सत्ता से दूर करने वाली है राज्य की जनता। इसलिए करने वाली है क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार की छड़ी लगा दी है। इन्होंने राज्य को अब आप भ्रष्टाचार पर आ गए। अभी आरपी रतूड़ी जी आपके भ्रष्टाचार की जब कलई खोल रहे थे उस पर आप चुप्पी साध गए सर। जी की पार्टी को तो दिल्ली में हमने शून्य पर पहुंचा दिया है। वहां पर अगर हम भ्रष्टाचारी थे, बेईमान थे, तो वहाँ सत्ता में तीसरी बार कैसे आ गए? इनको क्यों हमने 15 साल की सरकार को इनको क्यों उखाड़ के फेंक दिया जब वहां पर? ये तो विपक्ष के लायक भी नहीं रहे हम, क्योंकि जब विपक्ष में बैठे होते हैं तो नौजवानों की बात नहीं उठाते।
किसानों की बात नहीं करते, समृद्धि की बात नहीं करते, और राज्य की जो अस्थायी राजधानी है उसको कौन बनाएगा? 10 साल 15 साल हो गए अस्थायी राजधानी के लिए आप हमको पकड़ा रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों, या जो सत्ता में आते हो तो किस लिए आते हैं? बहुत बुरा प्रयोग करे क्या होता? आपको ये भाषा कर रहे होते हाँ, तो ये हैं आप क्यों अपनी पेंशन के लिए भाषा का प्रयोग कैसे करते हो? उन्होंने साहब नहीं नशा नहीं रोजगार देने की जो मांग करती थी, क्यों नहीं उनको रोजगार दिया? क्यों आंगनबाड़ी की बहनें 2012 3000 कभी यूकेडी कभी बीएसपी कभी तो है नहीं, इतनी गंदी है कर सकते हैं। इससे जरूरी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार राज्य में आए, और आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी हम चहुमुखी विकास करेंगे। हर क्षेत्र में नियत और ईमानदारी की और काम की राजनीति की बात प्रारंभ होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ। चलिए रतूड़ी साहब आप ही के पास आ रहे हैं सर, आप ही के पास आ रहे हैं, बताइए। पहले तो मैं कहूँ कि 30 किलोमीटर के रेडियस का राज्य, 400 किलोमीटर रेडियस के राज्य के बारे में इस तरह गुमराह न करे। दूसरा, ये अभी अपनी उपलब्धि गिना रहे थे, जरा बताएं कोरोना काल में सबसे अधिक मौतें दिल्ली में क्यों हुई? आपके इतनी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुंदर थी, अगर हिंदुस्तान में अगर कोई अनुपात रेशो अगर वो देखते हैं जनसंख्या के आधार पे, सबसे अधिक दिल्ली में क्यों हुई? सबसे अधिक ऑक्सीजन की कमी पाई गई तो दिल्ली में पाई गई। सबसे अधिक बेड नहीं मिले तो, जबकि सबसे अधिक अस्पताल दिल्ली में, इसके बाद भी लोग वहाँ तड़पते रहे बिना बेड के। ये इनकी व्यवस्था है, और ये उत्तराखंड को भी दिल्ली की तरह बनाना चाहते हैं। ये केवल ठग के रूप में या ठगने का काम कर रहे हैं कि फ्री देंगे, लेकिन इनको पता नहीं है कि यहाँ उत्तराखंडी ये बॉर्डर की सुरक्षा करने वाला स्वाभिमानी उत्तराखंडी है, वो इनके ठगी में आने वाला नहीं आम आदमी पार्टी का। तो दिल्ली जो शीला दीक्षित का 15 साल का किया हुआ था, उसका ये खाक मारे। आज जरा बताएं कौन सा फ्लाईओवर बना दिया, कौन सा स्कूल बना दिया? खाली फितौती करने से और क्या? अरे मौतों का मॉडल है अगर दिल्ली है तो, कोरोना काल का अगर उदाहरण है तो सबसे अधिक मौतों का मॉडल है, भ्रष्टाचार का मॉडल है, झूठ का मॉडल है, लोकायुक्त न बनाने वाला जो राज्य है वो सबसे अधिक जिस पर थी उसी के ये झूठ का मॉडल है। तो ये आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के स्वाभिमानी लोगों को जो देश की रक्षा करते हैं, देश की बॉर्डर की सुरक्षा करते, वो इनकी ठगी में आने वाले नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली के लोग स्वाभिमानी नहीं है? हाँ रतूड़ी जी, जो इनकी ठगी में आ जाते हैं या इनके बहकावे में आ जाते हैं। दिल्ली के ठगी में आ गए इनके, लेकिन उत्तराखंडी नहीं आएगा। और आप अपनी सच्चाई दिल्ली के लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, इसलिए सुपड़ा साफ हो रखा है आपका वहां से। हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? लोकतंत्र व्यवस्था में हार जीत लगा धंधा है, यही तो खूबसूरती है। अरे भाई, लोकतंत्र में ये राजशाही नहीं है। अरे कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा, उसका स्वागत है, लेकिन झूठ पर आधारित सत्ता नहीं चाहिए। चलिए, और एक सवाल पूछा था आपसे सुशील त्यागी जी ने कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपने यहाँ पर 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं किया? महंगाई अगर बड़ा मुद्दा है तो वो अपने यहाँ क्यों नहीं कम कर रहे? रोजगार बड़ा मुद्दा है तो राजस्थान में आपके यहाँ इतनी बेरोजगारी दर क्यों है? लूट मचाए और आरोप लगाए कांग्रेस पे। मतलब केंद्र जो है लूट मचाए, 30 लाख करोड़ जो है पेट्रोल के नाम पर और डीजल के झूठ में रखी है, गैस महंगी करे और छत्तीसगढ़ की बात है। भाई मैं उत्तराखंड का कांग्रेस प्रवक्ता हूं, मैं उत्तराखंड की बात करूंगा। अब ये हो सकते हैं क्योंकि इनको जो झूठ बोलना आता है या अंतर्राष्ट्रीय पर झूठ बोले, लेकिन मैं उस दल का सदस्य हूं। ठीक है सुशील जी। रतूड़ी जी, ये बात ठीक है, आप कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता के रूप में यहाँ आए हैं, लेकिन जब आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं
तो सुनने का प्रयास भी करना चाहिए। जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लोगों से वोट देने के लालच में कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी 500 रुपए का सिलेंडर देगी, तो सवाल तो आपसे ही पूछा जाएगा। जब आप कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, रतुड़ी जी एक सेकंड, रतुड़ी जी सुनने की कोशिश, मैं आपसे नहीं शांति से नहीं आप सुनने की कोशिश करिए। देखिए धैर्य से सुनेंगे, आप आरोप लगाएंगे, मैं स्वीकार करके जवाब दूंगा। लेकिन जो राजस्थान और पंजाब में बेरोजगारी की दर है, आप उसका अनुपात उत्तराखंड से करिए। जो स्वास्थ्य सेवाएं हमने बेहतर की है लोगों के लिए, उसको स्वीकार करिए। अगर राजनीतिक दल के रचनात्मक विपक्ष की आपकी भूमिका होती तो आप वैक्सीन पर सवाल न उठाते, आप वैक्सीन पर ये ना कहते। रतुड़ी जी, आप अगर रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते तो आप कहते थे कि इसमें गाय की चर्बी है, लोगों को गुमराह करने का काम किया। जब लोग मर रहे थे, आप देश में वैक्सीन के नाम पर लोगों को गुमराह करते थे आपके नेता। ये सुनना पड़ेगा आपको, और इसका जवाब दिया है उत्तराखंड की जनता ने। हमने लोगों को उस विषम परिस्थिति में और हमारी सरकार में बचाने का काम किया है रतुड़ी जी। इसलिए लोगों ने हमारी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को स्वीकार किया है और अपना मत हमको दिया है। हमने यहाँ की स्वाभिमानी महिलाओं को समूह के आधार पर 15 लाख नहीं, आप देखना रिजल्ट में लोगों ने, महिलाओं ने जितने उत्साह के साथ दुर्गम क्षेत्रों में बैठकर नरेंद्र भाई मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपना मत दिया है, वो हमारे बेहतर विकास का परिणाम है रतुड़ी जी। आपको हमारे विकास का बेहतर परिणाम का मॉडल 10 मार्च को दिखाई देगा। प्रश्न करो, पहले मेरे खाते में 15 लाख डालो, वो ये तो जनता बताएगी, वो जनता बताएगी। हमने 15 लाख में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है ना, वो कांग्रेसियों को दिखाई नहीं देगा। सर आप 15 लाख बाद में, आप 15 लाख अकाउंट में बाद में ले लीजिएगा सर, पहले किसानों की आय दोगुनी हो जाने दीजिए। आपके तो अकाउंट में आते रहेंगे 15 लाख। तो 15 लाख में क्यों नहीं पूछना? चलिए ठीक है, अधिकार दिया भ्रष्टाचार पर बोलने का आपने, कांग्रेस ने इस देश में। चलिए सर अब ज्यादा समय बाकी नहीं है, ज्यादा समय बाकी नहीं है रिजल्ट आने में। देखने वाली बात रहेगी कि किसको जनता इस बार अपना जनादेश दे चुकी है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का धन्यवाद अदा करना चाहूंगी चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में जिस तरीके से माहौल अभी भी गर्माया हुआ है, चुनाव परिणाम के बाद ये स्थितियां और भी ज्यादा गर्माहट ला सकती हैं। और बड़ी बात यह है कि कई मुद्दे ऐसे हैं, कई समस्याएं ऐसे हैं जो आने वाली सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन सकती हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि नई सरकार किसकी बनती है और किस तरीके से इन समस्याओं से पार पाया जाता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।